जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन पे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया, मज़े में है। चलो, काफ़ी अच्छी बात है भाई। ईद उल फितर मुबारक सर, मुबारक भाई आपको भी। सभी लाइव हैं। चलिए कुछ तहलका मचाते हैं फिर। चलिए, तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन कर दें। हमारा नाम जो है वो आदित्य रंजन है और एसएससी सीजीएल 2019 के माध्यम से हम एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए हैं, आप सभी के आशीर्वाद से। चलिए, और प्यार से भी बिल्कुल। और हम जैसे खुद एक सेलेक्टेड ऑफिसर हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि आप भी जो है वो एक सेलेक्टेड ऑफिसर बने। जैसे हमारे कंधों पर आज सितारे चमचमा रहे हैं, वैसे ही हम चाहते हैं कि आपके कंधों पर भी जो ये सितारे हैं वो चमचमाएं और आप भी बहुत बड़ा नाम रोशन करें। ना सिर्फ अपना, ना सिर्फ अपने माँ बाप का, बल्कि अपने साथ अपने पूरे कुनबे का, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है। और इस देश के जो है एक अच्छाई में भलाई में एक अहम योगदान, जैसे रतन टाटा हो गए या बाकी लोग हो गए, जिस तरीके से उन्होंने अहम योगदान दिया है, उस तरीके से आप भी एक बहुत अहम योगदान दे सकें। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं। आपको जैसे कि आज के इवेंट के बारे में पता ही होगा कि एसएससी सीजीएल 2021 के मेंस के बारे में हम जो है थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पहले मैं इस वीडियो को काफ़ी लिमिट तक करने वाला था। हमने सोचा कि बच्चे जो हैं वो बैच के लिए आए हुए हैं और पहली क्लास है, तो उसमें उनको हम बता देते हैं बैच के बारे में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि देखो, दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक ऑलरेडी जो जिन्होंने बैच किसी ना किसी का ले रखा होगा, या फिर जो सेल्फ स्टडी से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और दूसरे वो होंगे जो बैच लेंगे। तो ऐसा कुछ करते हैं जिससे दोनों तरह के स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। ठीक है। और उसके बाद जो है वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा मेंस में फ़ायदा हो और उससे वो अच्छा स्कोर कर सकें। तो जैसा कि हम आपको बता दें, बहुत बच्चे हमारे साथ लाइव हैं। तो जो ये वीडियो होने वाली है, ये वीडियो में मैं आपको पढ़ाने से संबंधित कुछ नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है। आप इस बात के माइंडसेट में ना रहें कि सर आज कुछ पढ़ाने वाले हैं। मैं आपको बिल्कुल भी आज कुछ नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है। जो आपकी पढ़ाने की क्लासेस होंगी वो कल से होंगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ डेमो 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 जो चलता है ना, तो वो डेमो शब्द जो है मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन ये डेमो एक तरीके से आपके भविष्य का डेमो है, बैच का डेमो नहीं है। बैच का डेमो मैं आपको कल कराऊंगा। क्या होगा, कैसे होगा, वो सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आप समझिए। सबसे पहले आपके सामने यहाँ कुछ बातें लिखी हैं। फॉलोइंग थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। और क्या क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, टीयर 2 के बारे में, टीयर 3 के बारे में। फिर इनके सिलेबस को हम जानेंगे, फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी, बुक्स क्या होंगे, बैच क्या होगा और टिप्स क्या होगा। इस तरीके से हम एक एक बातों को जानने वाले हैं। ठीक है। पेपर निकालने के लिए सिर्फ ये नहीं कि आप मैथ्स पढ़ने आए तो हम आपको मैथ्स ही बताएं, चूंकि हमने खुद एक पेपर को क्रैक किया है और आप ही वाले पेपर को क्रैक किया है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, ऑलमोस्ट बहुत सारे पेपर्स को मैंने क्रैक किए हैं। सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, आपका सीडीएस हो गया, एनटीपीसी हो गया। ठीक है। और सीडीएस को मैंने 3 बार क्रैक किया हुआ है। सीजीएल को भी मैंने जो है मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, तीनों के प्री में मेरा 50 50 50 रहा है। इस वजह से बच्चे जो हैं वो गाइडेंस के लिए सबसे ज़्यादा तत्पर होते हैं। यूट्यूब पर अगर किसी की सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो है गाइडेंस के मैटर में, तो वो हमारी है। 2 वीडियो हैं, दोनों के दोनों 15 लाख से ऊपर के व्यूज़ हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि देखो, सबसे पहले क्या होता है, मैंने प्री का तो वीडियो आपको दे दिया है, मेंस के लिए एक सही रणनीति आपको पता होनी चाहिए। तो इसी वजह से देखो, बहुत बच्चे जो होते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं, जिनको एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता होता। बहुत बच्चे होते हैं जिनको पता होता है, लेकिन उसमें वो कोर पॉइंट्स को नहीं जानते हैं कि किन किन पॉइंट्स को बेसिकली हमें पेपर पे ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है। कहाँ पर कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, कहाँ पर नहीं होती है, किसको कैसे कवर अप करना होता है, वो सभी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। सिलेबस को कहाँ तक कवर अप करना है, क्या क्वांटम कैट के लेवल तक चले जाना है या बहुत लिमिटेड रखना है। उसके बाद बात करेंगे स्ट्रैटेजी को भी लेकर कि सही रणनीति क्या होनी चाहिए। इन 2-3 महीनों के अंदर जो है हम सही रणनीति क्या रखेंगे जिससे हम अपने पेपर को जो है बढ़िया तरीके से क्रैक कर सकें। क्या किसी बुक्स की आवश्यकता है, अगर है तो कैसी बुक की आवश्यकता है। एक एक बात, बैच के बारे में भी आपको पूरा डिटेल हम बताएंगे कि ये बैच आपके तैयारी को कैसे नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। कैसे आपके 100 नंबर आ रहे हैं, मॉक में 110 नंबर आ रहे हैं, तो वहाँ से 190 नंबर तक आपको पेपर में स्कोर करवाएगा। और साथ में जो टिप्स हैं वो मेरी तरफ से आपको मिलेंगी। सॉरी। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चे। बिल्कुल, अभी कुछ देर बड़े प्यार से, ना शांति से बस आप मेरी बातों को सुनिएगा। हम आपके कमेंट का आंसर देंगे, हर एक बच्चे का कमेंट का आंसर देंगे। कमेंट का आंसर देने ही हम यहाँ पर आए हैं।
लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि आप मेरी बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझिए, सुनिए, फिर लास्ट में हम पूरा कमेंट सेशन पे ही आंसर देंगे, जितने आप लोग के डाउट होंगे सबको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल जो पेपर होता है वो कौन दे सकते हैं, ग्रेजुएट लेवल के बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। टीयर 1 आप ऑलरेडी देकर आ चुके होंगे, तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। टीयर 1 में आपको पता ही होता है 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस। चारों के चारों 50-50 नंबर के होते हैं, 25-25 सवाल आते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है। जैसे आप मेंस में मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है टोटल 4 पेपर्स होते हैं। बहुत लोगों के मन में रहता है कि मेंस में सिर्फ 2 पेपर होता है, मैथ और इंग्लिश। मैं आपको बता रहा हूँ टोटल 4 पेपर होते हैं मेंस में, ठीक है। 4 पेपर कौन कौन से होते हैं, तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथ्स हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया और जनरल स्टडीज़ हो गए। अब आप बोलोगे सर फिर सारी वीडियो जो हमने देखी थी वो गलत थी। बिल्कुल गलत कहीं नहीं थी, कुछ भी नहीं था। असल में क्या होता है कि एसएससी का जब फाइनल आता है ना आपका रैंक, या फाइनल जब रिजल्ट आता है, 2 तरह के लिस्ट आते हैं माय डियर। एक होता है आपका लिस्ट 1, एक होता है लिस्ट 2 और तीसरा होता है लिस्ट 3। 3 लिस्ट होते हैं फाइनल। जैसे अभी अगर आप सीजीएल 2019 का रिजल्ट देखेंगे, आपको टोटल 3 लिस्ट मिला होगा। लिस्ट 1 जो होता है ना वो एक स्पेशल पोस्ट होता है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ठीक है उनका होता है। लिस्ट 2 जो होता है वो जेएसओ का होता है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का। और लिस्ट 3 में आपके सारे पोस्ट आ जाते हैं जिनके बारे में आप अक्सर ज़्यादा सुनते हैं, जैसे सीबीआई हो गया, सीएसएस हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एमईए हो गया। तो ये सभी के सभी लिस्ट 3 में आते हैं। जिन लोगों को सिर्फ सीबीआई या एएसओ या ये 46 ग्रेड पे वाले पोस्ट देने हैं, वो मैथ और इंग्लिश का ही पेपर देते हैं मेंस में, ठीक है। जैसे इस बार अगर हम बात करें तो आपका 2 दिन पेपर था, एक 28 तारीख को था शायद और एक 29। ऑडियो क्लियर है? अब ऑडियो क्लियर है? चलिए, माइक की बैटरी चली गई थी। ऑडियो क्लियर है ना बच्चा? चलो आ जाओ। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो बच्चे लिस्ट 1 में, जैसे मैं आपसे ये कह रहा था, हाँ सर थोड़ा कमेंट भी देख लिया करो। बिल्कुल कमेंट देखेंगे यार, परेशान क्यों हो रहे हो? कमेंट देखने ही तो आए हैं, लेकिन पहले थोड़ा पढ़ा दें। थोड़ा बता दे कुछ जानकारी जो आप सुनना चाहते हैं हमसे। चलिए, तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि देखिए, जैसे मानिए लिस्ट 1 अभी आपका कट ऑफ आएगा। कट ऑफ आएगा तो 3 तरह के कट ऑफ आएंगे। जैसे मानिए कि कट ऑफ हो सकता है लिस्ट 1 का है, लिस्ट 2 का और लिस्ट 3 का। अगर हम पिछली कट ऑफ की बात करते हैं 2019 की, मैं अपने पेपर की बात करूं तो उसमें क्या था कि 170 के करीब में गया था डबल एओ का कट ऑफ। मेरा स्कोर 185 था, यानी मैं डबल एओ के पोस्ट के लिए एलिजिबल था। तो मैं चाहता तो ये पेपर दे भी सकता हूं और मैं चाहूं तो ये पेपर नहीं भी दे सकता हूं। क्योंकि मुझे डबल एओ का पोस्ट नहीं लेना था, इसी वजह से मैंने ये दोनों पेपर नहीं दिया। तो ये आपके मर्जी के ऊपर भी है कि आप इन पेपर्स को दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन मर्जी सिर्फ उन्हीं की चलेगी जिनका प्री में अच्छा स्कोर होगा, जो लिस्ट 1 में
काउंट किए जाएंगे। बाकी जितने भी अदर कैंडिडेट होते हैं जो इनकम टैक्स के लिए बाकी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, उन्हें सिर्फ 2 ही पोस्ट का पेपर देना होता है, जिनका नाम सिर्फ लिस्ट 3 में होता है, वो 2 ही पेपर दे सकते हैं, मैथ का, इंग्लिश का। दोनों पेपर आपका 2-2 घंटे का होता है, ठीक है। और मैथ में 100 सवाल पूछे जाते हैं, इंग्लिश में आपके 200 सवाल पूछे जाते हैं, और अच्छा खासा गैप भी आपको मिल जाता है, 2 घंटे का आपको गैप मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टीयर 3 पेपर के बारे में। तो टीयर 3 के बारे में हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जानेंगे। 100 नंबर का आपका टीयर 3 का पेपर होता है, जिसमें एस्से, प्रेसिस या लेटर, इन तीनों में से कोई 2 लिखना होता है। एस्से तो फिक्स ही होता है, लेटर या प्रेसी में से कोई एक लिखना होता है। चूंकि लेटर के ऊपर बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था यूएफएम को लेकर, इसी वजह से इस बार प्रेसी भी दिया गया था, ठीक है। चलिए सर, माई रॉ स्कोर 121 यूआर कैटेगरी, शुड आई प्रिपेयर फॉर मेंस? बिल्कुल मेघनाथ जी, प्रिपेयर करना ही पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं कि सर चलो मेंस के बारे में तो आपने बता दिया कि हाँ, मेंस में हमारे ये 4 पेपर होते हैं। जो लोग लिस्ट 1 यानी डबल या जेएसओ के लिए पढ़ते हैं, उनको चारों पेपर देने होते हैं। लेकिन जो बाकी पोस्ट के लिए जाते हैं, उनको 2 पेपर देना होता है, मैथ और इंग्लिश। तो ये मैथ और इंग्लिश का सिलेबस कहाँ तक है? क्या हमें कैट के लेवल तक का पढ़ना है? क्या हमें बचपन की पूरी चीज़ें पढ़नी है, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन? नहीं मेरे भाई। अरिथमेटिक में अगर हम बात करें तो देखो, मैंने मैथ्स के सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा है। एक हो गया हमारा अरिथमेटिक, दूसरा हो गया एडवांस। अरिथमेटिक में ये सारे चैप्टर्स हैं जो आप प्री में पढ़कर आए हैं, लेकिन इनका हम ब्रेकआउट जानेंगे कि मेंस में इनसे कितने कितने सवाल आते हैं। मैं थोड़ा साइड में हट गया हूँ, आप एक बार देखिए। जैसे मानिए परसेंटेज आपका जो टॉपिक है, प्रतिशत, उससे मेंस में कुल मिलाकर 5 सवाल आते हैं। मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, इस बार का पूरा 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करने के बाद मैं आपके लिए ब्रेकआउट लेकर आ रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस या डिस्काउंट हो गया, ठीक है, टोटल मिलाकर 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। बोलोगे सर इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि 9 रहे, कम भी हो जाता है, 7 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके एक तरीके से करके, ठीक है। कभी 7 भी रहते हैं, कभी 6 भी रहते हैं, कभी 9 भी रहते हैं। हाँ, लेकिन प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों को मिलाकर हम बात कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से आपके 5 क्वेश्चन हो गए। टाइम वर्क वेजेस से 4 क्वेश्चन हो गए। टाइम स्पीड डिस्टेंस से हो गए आपके। इस तरीके से करके पूरा का पूरा अरिथमेटिक का वेटेज है, और यहाँ पूरा एडवांस का वेटेज है। अरिथमेटिक में कितने क्वेश्चंस हमने आपको कहे हैं? 40 क्वेश्चंस। और एडवांस में हमने आपको कितने क्वेश्चंस बताएं? 60 क्वेश्चन। इस तरीके से करके यहाँ पर पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस का आपका वेटेज होता है। डीआई की बात करें तो डीआई जो है, कभी कभी 10 सवाल भी पूछ लिया जाता है, 12 सवाल भी पूछ लिया जाता है, 15 सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो वो एग्जामिनर के ऊपर है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो जो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, ये एक रफ आपको डेटा मैं दे रहा हूँ। फिक्स नहीं है कि हाँ नहीं सर 9 लिखा है तो 9 ही सवाल आएंगे, 8 क्यों आया सर, आपने तो 9 कहा था। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, फिक्स नहीं है। हाँ, इसके आसपास रह सकता है, मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मेंस का सारा ब्रेकआउट देख लिया, मैथ्स का। इंग्लिश का सिलेबस का देखो जरा, तो इंग्लिश के ये सारे सिलेबस होते हैं, आपको एक एक पॉइंट ध्यान देना होता है। स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा मेंस का पेपर आपको थका देगा मेरे भाई, इतना मैं आपको कह रहा हूँ। ये सारा आपका पूरा का पूरा पैसेज रहेगा। मैं आपको तैयारी भी कैसे करनी है, पढ़ना भी कैसे है, मैं एक एक बात आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है कि पेपर के दिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बिल्कुल रोस्ट, मतलब एकदम, मतलब एक तरीके से थका के रख देंगी। अच्छे खासे कैंडिडेट की भी हालत खराब हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि पूरे साल में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो मेंस वाले दिन जाकर आप अच्छा स्कोर कर लें। सभी बातों को हम जानेंगे, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक सभी चीज़ों को। अब उसके बाद बोलोगे सर आपने जो है हमें बता दिया कि पढ़ना कहाँ तक है, क्या क्या सिलेबस है, सर रणनीति क्या होनी चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी। हम यही वीडियो देखने आए हैं, इसी मुद्दे पर देखना है, तो हमें जो है स्ट्रैटेजी बताइए कि सर मेंस के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो क्या होता है, प्री तक आपने कितना पढ़ाई किया, आप कितना स्कोर लेकर आए, वो मैटर अब नहीं कर रहा है आपके लिए। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो किसी के 120 भी हो सकते हैं, किसी के 160 भी हो सकते हैं। 160 वाले को एक एज मिल चुका है एक बहुत अच्छा स्कोर करने का, क्योंकि अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आप प्री में जितना ज़्यादा लीड लेकर चलेंगे, मेंस में आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम आपको एक छोटा सा जो है एग्जाम्पल देना चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे मानिए, यहाँ पर एक छोटी सी बात को समझिएगा अभी। जैसे मानिए प्री में 2 तरह के स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो बॉर्डर लाइन पर है, जिसने कितना स्कोर किया है, ठीक है, जिसने 120 नंबर। अरे भैया आ जाओ, काहे नौटंकी कर रहे हो तुम? कोई बात नहीं, सबका जुगाड़ है अपने पास।
जैसे मानिए दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक वो स्टूडेंट है जिसके 120 प्लस आए हैं और दूसरा वो स्टूडेंट है जिसके 160 प्लस आए हैं, ठीक है। या 160 प्लस ना कह के हम ऐसे भी कह सकते हैं सर 150 प्लस इस बार स्कोर किया हुआ है। अब ये स्टूडेंट ऑलरेडी काफ़ी अच्छे लीड में है, मतलब इनको अगर मैं बात करूं कि अगर मैं इनकी जगह पर होता तो मैं मेंस के लिए तो बिल्कुल भी जान लगा देता। इसीलिए जान लगाता क्योंकि मैं सीधा रैंक के लिए फाइट करता मैं, क्योंकि ये बच्चों का तो सिलेक्शन कंफर्म है अगर ये ढंग से मेहनत करेंगे तो 150 वाले जितने भी हैं। अगर इन्होंने मैथ्स में बहुत अच्छा काम किया, इंग्लिश में बहुत अच्छा काम किया, डिस्क्रिप्टिव को काफ़ी अच्छे तरीके से लिख कर आ रहे हैं, तो इनके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इनको बस अच्छे से मेहनत करने की ज़रूरत है, पेपर में सही गाइडेंस की ज़रूरत है, फिर उसके बाद इनका पेपर होना तय है। अब दूसरा जो कैटेगरी का स्टूडेंट आ जाता है ना, वो यहाँ पर 120 प्लस वाले हैं, जिसमें 120 प्लस में किसी के 122, 125, 130। मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ किस कैटेगरी का कौन सा स्टूडेंट है, उतना डेटा हमें प्रिसाइज जाना नहीं है। अब ये बच्चों को है ना, यहाँ पर मैं सीधा एक बात बोलूँगा यहाँ पर कि मेरे भाई आपको करनी पड़ेगी कड़ी मेहनत, बहुत मेहनत। मतलब यहाँ आप जो है ना थोड़ा ऐसा नहीं कर सकते कि सर डीआई छोड़ के चले जाएं, पेपर हो जाएगा ना। सर ये बता दीजिए आखिरी 2 महीने में कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेंगे। सर इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन छोड़ के चले आएंगे तो काम हो जाएगा ना सर। सर नरेशन नहीं आता है, बहुत वीक है सर, छोड़ देंगे तो हो जाएगा। सर वोकैबुलरी रिवाइज नहीं किए हैं, काम खत्म हो जाएगा। सर कैलकुलेशन नहीं आता है, सीआई का सवाल या एवरेज का छोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो अगर आप कुछ भी छोड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ ऐसे कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए कि अगर आप कुछ भी छोड़ेंगे पेपर में ना, तो आपका भगवान भी सिलेक्शन नहीं करवा पाएंगे। ये बात आप लिखित रूप में मुझसे ले लीजिए। और अगर आज से अगले 2-3 महीनों तक आपने 10 घंटे से ऊपर की पढ़ाई नहीं की ना, तो भी आकर यहाँ पर जो है कोई भी, ठीक है, कोई भी आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकता है, कोई भी नहीं दिला सकता है। ये भी इस बात को ध्यान रख लेना मेरे, क्योंकि आप ऑलरेडी बॉर्डर पर स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप बॉर्डर पर स्टैंड कर रहे हैं तो ये यहाँ पर मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी। देखो क्या होगा मैं बता रहा हूँ आपके साथ, स्टोरी ऐसा होगा ना, 120 वाले जितने भी हैं ये लोग प्री भी क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, मेंस का पेपर देंगे, पासिंग मार्क्स आएगा, मेंस भी क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि एसएससी तो बुलाती है ऐसे बच्चों को कि बेटा तुम आओ, तुम्ही से तो मेरा क्राउड बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो मेंस में टोटल 1 लाख कैंडिडेट को लिया जाता है, 1 लाख कैंडिडेट को बुलाया जाता है मेंस देने के लिए। तो ये सभी लोग जाएंगे मेंस देने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव देने के लिए 40,000 लोगों को, चूंकि अब मेंस और डिस्क्रिप्टिव साथ में हो रहा है, डीवी देने के लिए 40,000 लोगों को बुलाया जाता है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जाएंगे, लेकिन पोस्ट सिर्फ 10,000 है, आप फाइनल में जाके छट जाते हैं। आपको पता चलता है 10 नंबर से आपका पोस्ट रह गया, 8 नंबर से पोस्ट रह गया, तो ये अभी नुकसान नहीं करेगा, ये बाद में जाके नुकसान करेगा। 2-2 नंबर से किसी का पोस्ट रह जाएगा, 4-4 नंबर से किसी का पोस्ट रह जाएगा, और तब बैठकर सोचोगे यार काश वो 2 चैप्टर और पढ़ के चला गया होता, काश वो ट्रिगो पढ़कर चला गया होता जिससे 4 क्वेश्चन आए थे, तो मेरा जो है सिलेक्शन बड़े प्यार से हो जाता। इसी वजह से यहाँ पर इन वाले बच्चों को समझना है, आपको करनी है कड़ी मेहनत, मतलब थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा मेहनत, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ वाले बच्चों के बारे में थोड़ा सा हम बता दें, 150 प्लस वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे भाई आप लोगों से एक दिल की बात बताते हैं। अगर आप एसएससी 2019 का रिजल्ट देखेंगे ना, तो इस रिजल्ट में आपको एक बातें देखने को मिलेगी, और वो क्या देखने को मिलेगा कि 60% जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो आपके रिपीटर्स हैं, ठीक है, उन्होंने पेपर को रिपीट किया है, ठीक है, ये रिपीटर्स हैं आपके पूरे के पूरे। अब बोलोगे सर रिपीटर्स का मतलब क्या हो गया? जिन्होंने 2000 ऑलरेडी 17 में सिलेक्शन ले रखा है, 18 में ले रखा है, या फिर 14 में ले रखा है, 15 में। और ये रिपीटर्स कैसे हैं? तो बस ये 2 ही वजह से इन्होंने दोबारा पेपर दिया और दोबारा सिलेक्शन लिया। या तो इनको इनका मनचाहा पोस्ट नहीं मिला जो ये पोस्ट चाहते थे, और नहीं तो इनका शहर नहीं मिला। बस इसी वजह से जो रिपीटर्स होते हैं वो दोबारा पेपर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानिए हम ही हैं, हमने आपको अप्लाई किया एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए। अंदर जब मैं जॉब करने गया मुझे पता चला पुंडीचेरी भेज देता है। अब अगली बार मैं दोबारा पेपर दूंगा तो मुझे दिल्ली की पोस्टिंग चाहिए होगी, तो मैं दिल्ली के लिए अप्लाई करूंगा। तो इस वजह से मैं जो है अगले साल की दोबारा से सीट खराब करने वाला हूं। अगर ऐसे कंडीशंस मेरे साथ होते हैं तो ऐसा ही हर बच्चा सोचता है। और इसी वजह से अगर 10,000 सीट है ना, तो 6,000 सीट जो है वो रिपीटर्स लेके चले जाते हैं। सिर्फ फ्रेशर्स के लिए 4,000 सीटें बचती हैं, और 4,000 सीट में आपके ये 150 प्लस वाले भी फाइट कर रहे होते हैं, 120 वाले भी कर रहे होते हैं, ठीक है।
अब इनमें आपस में इतना ज़्यादा कैंडिडेट होता है ना, इतना ज़्यादा मतलब यहाँ पर होते हैं बच्चे 150 प्लस वाले अच्छे अच्छे स्टूडेंट, अलग अलग जगह से कोचिंग ले ली, अलग अलग किताबें पढ़ ली, कि ये इनको पीछे जाने नहीं देंगे। इसलिए मैंने इनके लिए इस्तेमाल किया था शब्द कड़ी मेहनत, कि आपको 150 प्लस वालों से भी फाइट करना है और आपको रिपीटर से भी फाइट करना है। और यहाँ जो 150 प्लस वाले हैं भैया, आप तो बहुत मेहनत कर लो, मतलब आपको रिपीटर्स को किसी भी हाल में पीछे छोड़ना है, अगर आप ढंग की जॉब चाहते हो तो। नहीं तो आपका टैक्स असिस्टेंट बाकी ये सब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मानिए कि आपने कहा ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि मेहनत करनी है, कैसे करनी है सर, स्ट्रेटजी भी बता दीजिए। अब स्ट्रेटजी की बात समझो। ठीक है, अभी अगर आप मान लीजिए कि ऑन एन एवरेज मैं आपको कितने समय का बता रहा हूँ, 10 घंटे के बारे में बता रहा हूँ कि 10 घंटे आपको अभी लगभग पढ़ाई करनी है। इससे ऊपर करना आपकी इच्छा है, 12 घंटे भी पढ़ सकते हो, 14 घंटे भी पढ़ सकते हो, 16 घंटे भी, किसी ने हाथ पकड़ के रोका नहीं है। क्योंकि सपने आपके हैं, जीना आपको है, मेहनत करनी आपको है, तो आप ही पढ़ेंगे अपने लिए, आपके लिए कोई नहीं पढ़ेगा। इस 10 घंटे के ब्रेकआउट में बच्चे आप कैसे ब्रेकआउट दोगे, तो आप मेरे हिसाब से कम आपको मैथ्स को 5 से 6 घंटे देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि देखो मैथ्स को सीखने में समय लगता है। ठीक है, यहाँ तुक्के काम नहीं चलते हैं, सवाल नहीं होगा तो डिमोटिवेट हो जाओगे, नंबर नहीं बढ़ेगा तो एक प्रियर प्रेशर शुरू से लेकर रहता है मैथ्स 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 को लेकर। जिसका मैथ्स अच्छा, मतलब अच्छे कैंडिडेट वही माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है, बट ऐसा एक्चुअली में है भी नहीं। आपको दोनों सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैथ्स आपको समय ज़्यादा लेता है, सीखने में समय ज़्यादा लेता है, इस वजह से मैं बोलूँगा कि मैथ्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, 5 से 6 घंटे आप दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, इंग्लिश को लेकर। तो इंग्लिश में आपको डेली 3 से 4 घंटे देने हैं। अब सर मैथ्स में 5 से 6 घंटे देंगे, इंग्लिश में 3 से 4 घंटे देंगे, तो करेंगे क्या इसमें? ठीक है, क्या किसी किताब को पढ़ेंगे, क्या प्रीवियस ईयर को पढ़ेंगे, आपकी बैच को पढ़ेंगे, कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, सब कुछ बताइए, बड़े आराम से बताइए। मैंने कहा ठीक है, आराम से वेट करो। पहले सबसे पहले यहाँ पर ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को पढ़िए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, टाइम ब्लॉकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट या बेनिफिशियल देन डेली रूटीन। बहुत बच्चे क्या होते हैं, डेली डेली का रूटीन बनाते हैं, आज हम ये करने वाले हैं, आज हम वो करने वाले हैं, आज हम वो करने वाले हैं। मेरा लगता है यार देखो, डेली रूटीन का मतलब क्या हो गया, जैसे कुछ लोग ऐसे लिखते हैं ना, 7 से 8 सर स्ट्रेटजी, सर रूटीन बना के दे दीजिए सर, स्टडी प्लान बता के दे दीजिए सर। ठीक है, कि सर 7 से 8 क्या करें, 8 से 10 क्या करें, 10 से 12 क्या करें। अरे ऐसा हर बच्चे के लिए नहीं होता है। हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो रात में पढ़ता हो, दिन में पढ़ता ही नहीं हो। ठीक है, सुबह में पढ़ता ही नहीं हो, तो कैसे हम उसको बता के दे दे कि 7 से 8:30 तुम बेटा ये कर लो, बताओ पहले। ऐसे नहीं हो सकता ना। तो आपको टाइम्स को ब्लॉक करना सीखना पड़ेगा। मैं कभी रूटीन के पीछे नहीं भागता हूँ। मेरा मानना होता ही नहीं है कि 7 से 8:30 ही वोकैबुलरी पढ़नी है। अब किसी को रात में मन हो गई पढ़ने की वोकैबुलरी, क्या करेगा? किसी को रात में मॉक टेस्ट मन हो गया लगाने का, क्या करेगा उस केस में? दिन में आप सुबह में हॉस्पिटल चले गए, मानो आप कोई काम पे चले गए, नहीं पढ़ पाए। इसलिए कभी ऐसे फर्जी चीजें ना बनाया करो। ठीक है, कि इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है। हाँ, ब्लॉकिंग कर सकते हो, ब्लॉकिंग में कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉकिंग में आप कैसे ब्लॉकिंग करोगे वो हम आपको बता देते हैं। ब्लॉकिंग टाइम ब्लॉक को कैसे करना है कि सर आज से हम वोकैब के लिए डेली 1 घंटा देंगे, ये आप ब्लॉक कर लो यहाँ पर। उसके अलावा आप कैलकुलेशन को लेकर जो है आप आराम से 30 मिनट दोगे। आप अपना ऐसे ब्लॉकिंग कर लो कि देखो मेंस के लिए तो ये जरूरी है, ये भी जरूरी है। हम सर ऐसा कर सकते हैं कि ग्रामर को लेकर जो है कितने घंटे दें, तो डेली के डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आप एप्लीकेशन से अलग अलग माध्यम से कर लो। उसी तरीके से मैथ्स में सर अरिथमेटिक के कम से कम 50 क्वेश्चन लगाएंगे, एडवांस के कम से कम हम 50 क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, एक डेली मॉक टेस्ट देंगे। इस तरीके से ब्लॉक किया करो। अब इसमें जो है ना, ये मेरा फिक्स हो गया कि आज पूरे दिन में मुझे इतना करना है। उसके अकॉर्डिंग मेरा अभी मन हुआ वोकैब पढ़ने का तो मैंने उसको कर लिया, ग्रामर पढ़ने का मन हुआ तो ग्रामर को कर लिया। इस तरीके से यहाँ पर हम जो है क्या करेंगे, ब्लॉकिंग्स करेंगे और डेली के डेली अपने डेली के टारगेट को अचीव करेंगे। हम 7 दिन का टारगेट नहीं बनाएंगे, हम 10 दिन का टारगेट नहीं बनाएंगे, हम महीनों का टारगेट नहीं बनाएंगे, हम 7-7 दिन का टारगेट बनाएंगे और 7-7 दिन के डेली डेली का टारगेट बनाएंगे और उसको फॉलो करेंगे कि आज मुझे 50 क्वेश्चन अरिथमेटिक के लगाने हैं, क्या मैंने वो किया है? आज मुझे एडवांस के 50 क्वेश्चन लगाने हैं, क्या मैंने वो किया है? आज मुझे नीतू सिंह की किताब की या XYZ कोई भी किताब की जो है मुझे इंग्लिश के इतने वर्ड याद कर लेने थे, क्या मैंने वो रिवाइज किया? मुझे अपने नोट्स के इतने ग्रामर के क्वेश्चंस लगा लेने थे, क्या मैंने वो किया? क्योंकि इससे क्या होगा ना कि एक ब्लॉकिंग बड़ा फायदा करेगा आपको। जो काम आपका पेंडिंग रह जाएगा वो कल कर लेना, लेकिन हाँ इतना तो रहेगा कि आप डेली उतनी चीजों को अचीव कर रहे हो। जैसे मेरा डेली का टारगेट होता है कि मुझे आज जो है इतने लाइव बच्चे लेकर आने हैं, या मुझे जो है इस तरीके से परफॉर्म करना है, कितने व्यूज जाने ही जाने हैं। तो डेली चीजें अचीव करनी बड़ी आसान होती हैं। अगर आप उसको हफ्ते में या 2 हफ्ते में डिवाइड करोगे ना, तो मोटिवेशन मात्र 2 या 3 दिन का होता है। उसके बाद अंदर से मोटिवेशन खत्म हो जाता है, वो चीजें आप अचीव भी नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से आपको क्या करना है, टाइम्स को ब्लॉक करना सीखना है। ठीक,
अब इन ब्लॉकिंग वाले टाइम पर भी किन बातों का ध्यान देना है, पता चले कि यहाँ पर जो है आप उल्टी सीधी चीज़ों का ब्लॉकिंग कर लिए, फलाने सर की कैलकुलेशन की सीरीज देखेंगे, फलाने सर के जहर के क्वेश्चंस लगाएंगे, फलाना पीडीएफ लगाएंगे, फलाना ये करेंगे, तो ऐसे नहीं करना। ब्लॉकिंग का मतलब हो गया कि ब्लॉक करो टाइम को, लेकिन उसमें रेलिवेंट मटेरियल्स को पिक करोगे। रेलिवेंट मटेरियल में क्या क्या करोगे, तो देखो ब्लॉकिंग में ये चीज़ें तो नेसेसरी होनी चाहिए आपके। जैसे मैं जब पढ़ाई करता था मेरे लाइब्रेरी में ये सामने लिखी होती थी कि मुझे इतना करना है, एक मुझे मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है मैथ्स का और इंग्लिश का। आप ऐसा कर सकते हो कि मैथ्स का मॉक टेस्ट आप डेली लगा लो और इंग्लिश का मॉक टेस्ट आप ऑल्टरनेट वे में लगा लो, ठीक है। जैसे मैथ्स जो स्टूडेंट डेली देगा तो फायदा क्या होगा, मैं मॉक के भी फायदे बता देता हूं, बट अभी नोट करो पहले कि सर ने कहा एक मैथ्स का मॉक टेस्ट लगाना है और एक इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रिवाइज करने हैं सारे के सारे नोट्स को अपने। क्यों रिवीजन कर रहे हैं हम वो भी बताएंगे, एक एक पॉइंट को बड़ी खूबसूरती के साथ हम रिलेट करके आपको बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो गया सारे के सारे प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने हैं। जो बच्चे किताब लगाते हैं वो किताब सॉल्व करें, जो किसी का बैच ले चुके हैं वो यहाँ पर प्रैक्टिस शीट्स को लगाएं और यहाँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब बोलोगे सर कब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, मैं सभी चीजें बड़े डिटेल में बताऊंगा। एक एक बात समझो। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, मॉक टेस्ट ऑफ मैथ एंड इंग्लिश। तो यहां पर समझते हैं सर मैथ सबसे पहले मॉक टेस्ट के मायने समझते हैं कि मॉक टेस्ट के मायने क्या होंगे, ठीक है। आप एक बात को ध्यान रखिए, ठीक, जैसे मैं यहाँ पर किसी की भी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूँ, बट जो सच्चाई है वो मैं आपको बोलूंगा। क्या होता है ना कि YouTube वाले जितने भी बच्चे होते हैं या YouTube पर जो बच्चे होते हैं जो प्री की तैयारी कर रहे होते हैं, जो डेडिकेशन थोड़ी कम में होती है या शायद जिनको ऐसा कह सकते हैं कि गाइडेंस की अभाव होती है, तो उनको जो है ना बहुत सारी उल्टे सीधे बातें पूछने की अक्सर आदत हो जाती है। सर 2 महीना में इंपॉर्टेंट बता दीजिए क्या कर ले कि मेंस क्लियर हो जाए। सिर्फ मेंस क्लियर नहीं करना है, आपको एक अच्छा सिलेक्शन लेके आना है, आपको एक ऑफिसर बनना है, तो बातें भी आपकी ऑफिसर वाली होनी चाहिए। ऑफिसर वाली बातें नहीं होंगी तो मुश्किल हो जाएगा। अब बोलोगे सर ऑफिसर वाली बातें कैसे, तो देखो 2 चीजें होती हैं। एक स्टूडेंट ऐसा होता है ना जो बोलता है कि सर मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो आप मुझे मॉक टेस्ट कैसे बोलोगे या क्या होगा। सबसे पहले हम समझते हैं मॉक टेस्ट के मायने। देखो क्या होता है, प्री में तो आपने जितना पेपर दे दिया। अब मेंस जो पूरा का पूरा गेम होता है ना, आप किसी भी टॉपर से जाके पूछना, सारा गेम मॉक टेस्ट का होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट प्लस सिलेबस दोनों का होता है, जिसमें मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी जिसने जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दिया है उसका स्कोर उतना ही अच्छा आएगा। इस बात को समझिएगा, जितना जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दिया उसका स्कोर उतना ही अच्छा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको किन बातों को सीखने को मिलता है। सबसे पहले आपकी जो है वो रॉकेट बूस्टर स्पीड बनती है, ठीक है। और ये रॉकेट वाली स्पीड क्या करती है, तो ये रॉकेट वाली जो स्पीड होती है ना, ये आपके अटेम्प्ट को काफी अच्छे तरीके से बढ़ाती है। यानी यूं समझ लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि 2 घंटे के अंदर 60 सवाल कर पा रहे थे, तो मॉक देने के कारण जो है आप 70 सवाल 75 सवाल 80 तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये आपके स्पीड को बढ़ाना शुरू कर देगी। दूसरी बात, मॉक से क्या होता है कि प्रेशर झेलने की आपको आदत हो जाती है। पता चला कि पहली बार सीधा एग्जाम में पहुंचे, मॉक देने की आदत है नहीं, सेव एंड नेक्स्ट पर आता नहीं है कि कैसे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है, कैसे और क्या क्या करना है, तो यहाँ प्रेशर आप नहीं झेल पाएंगे। जैसे जैसे टाइमर उल्टी गिनती पर आता जाएगा आपके मन में एक प्रेशर होता जाएगा, अरे भाई 30 मिनट बचे हैं, तेरे सवाल 40 बचे हुए हैं, कैसे करेगा। 40 मिनट बचे हैं, एक घंटा बचा है या इतना बचा हुआ है और पूरा का पूरा 70 सवाल बचा है। फिर उस प्रेशर में क्या होता है कि अच्छा खासा पेपर भी आपका खराब हो जाता है। तो ये सभी चीजें जो है वो मॉक टेस्ट आपको दिखाती हैं। दूसरी बात, जो आप सिली मिस्टेक्स करते हैं, ये सिली मिस्टेक्स भी आपके मॉक टेस्ट के माध्यम से ही सुधरेंगे। जैसे कल एक स्टूडेंट है मानो यहाँ पर हमारे गुरुकुल का, उसने कहा सर पेपर तो मैंने दिया लेकिन मैथ्स में 9 सिली मिस्टेक हो गए, और 9 सिली मिस्टेक्स हो गए, और ऐसा मुझे बाद में जाकर अपने आप पर इतना पछतावा हुआ ना। वो सारे सवाल मुझे आते थे लेकिन मैंने गलती की, ऑप्शन ए में टिक करना था, सी में कर दिया। तो मैंने पूछा तुम सच सच बताओ कितने मॉक टेस्ट दिए थे। सर मात्र 3 मॉक टेस्ट दिए थे मैंने प्री के पहले। पढ़ने में स्टूडेंट बहुत अच्छा है लेकिन मॉक टेस्ट नहीं दिया। अब क्या हो गया, जो भी गलतियां की उसने जाकर है ना सीधा का सीधा पेपर में कर दी। जैसे मानिए अगर आपको एक बड़ी सी युद्ध लड़नी है ना, तो बड़े से जंग की तैयारी के लिए छोटे छोटे जंग आपको जीतने पड़ते हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट है ये छोटा छोटा जंग है, छोटी छोटी गलतियों को आपका सुधारेगा, ठीक। अब मॉक टेस्ट में भी यहाँ पर बात आता है कि सर ठीक है समझ में आ गया मॉक टेस्ट के क्या फायदे हो गए, स्पीड हमारा बढ़ जाएगा, एक्यूरेसी हमारी बढ़ जाएगी। साथ में मॉक टेस्ट का एक और फायदा हो जाता है कि ये आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करते रहेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे, ठीक है।
कि आपको जो है यहाँ पर कहाँ तक पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मॉक नहीं देंगे, जैसे मैं हो गया, बहुत दिनों तक क्या होता था, मैं पढ़ाई नहीं करता रहूँगा, मैं छोड़ दूंगा पढ़ाई को, नहीं आज मन नहीं हो रहा, नहीं करूँगा। लेकिन जब वहीं मॉक टेस्ट देने जब प्री का बैठूंगा ना, तो मेरे जब सवाल गलती होंगे तो मुझे पता चलेगा, अरे यार तुमने अलजेब्रा नहीं पढ़ा, तुमको अलजेब्रा पढ़ना चाहिए, तुम्हारे तो सवाल ही नहीं लग रहे अलजेब्रा से, तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री नहीं बन रहा, तुम्हें तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहिए, तुम्हारा एरर का पोर्शन काफी वीक है, तुम्हारा एक भी सवाल नहीं बन रहा है, कैसे तुम स्कोर करोगे पेपर में। यानी ये सभी चीजें जो हैं कांस्टेंट गाइडेंस, कोई परमानेंट गाइड आपकी कमियों को कर सकता है तो वो मॉक टेस्ट ही कर सकता है। आप मॉक देंगे, आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं बनेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीक है, नहीं तो ऐसे सपने तो आएंगे नहीं कि हाँ आपका ये टॉपिक वीक है। और जब तक टॉपिक के बारे में पता नहीं चलेगा, अपनी वीकनेस के बारे में पता नहीं चलेगा, तो आप उस पर काम कैसे करेंगे, ये बताइए। मैंने प्यारा सा घर बनवा दिया और मेरे हिसाब से मेरा घर बहुत सही है, लेकिन जब तक कोई आकर मुझे नहीं बताएगा कि नहीं तुम्हारे घर में वो कमी है, वो कमी है, वो कमी है, मैं सुधारूंगा कैसे और उसको परफेक्ट मैं कैसे बनाऊंगा। यानी मुझे अपने आप को परफेक्ट बनाने की जरूरत है, और परफेक्ट बनाने की जरूरत है तो ये जो मॉक है ना, ये मेरा शिक्षक है, ये मेरा गुरु है, ये मुझे बताएगा कि गलती कहाँ कहाँ पर हो रही है और फिर मैं उन गलतियों को सुधारूंगा ताकि मैं एक टॉपर बन सकूं। तो ये फायदे हो जाते हैं मॉक के। ठीक, अब मॉक में भी दो तरह के सवाल होते हैं। एक जो बिगनर वाले स्टूडेंट होते हैं उनका कहना होता है सर हम सिलेबस में अच्छे से नहीं किए हैं, मॉक कहाँ से लगा दें बताइए। और जो प्रो वाले स्टूडेंट होते हैं, प्रो मैं शब्द किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिनका सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए। ठीक है, इनके पहली समस्या क्या होती है पता है, इनकी समस्या होती है सर हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, हम मॉक कहाँ से लगा दें। सर हमारा तो 90 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, हमारे तो 80 नंबर पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है उपासना शर्मा कहती हैं सर जैसे आप बताते हैं हैट्स ऑफ सर। चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पर जैसे मानिए कि बोलेगा सर सिलेबस में कंप्लीट नहीं है, 90 नंबर आ रहा है सर, हम तो इसे ही डर गए हैं। ठीक है, जैसे कल एक स्टूडेंट को मैंने कहा गुरुकुल के कि आंसर किया आ गया ना, तो बोला हाँ सर। मैंने कहा एक काम कर, एक मॉक टेस्ट देके दिखा दे मैं इसका। ठीक है, 75 नंबर आए, आके ऑफिस में रोने लगा, सर मैंने कहा था मॉक मत दिलवाइए, आपने जबरदस्ती दिलवा दिया, सर अब हमको डर लग रहा है मेरा मेंस होगा कि नहीं होगा। अरे भाई तुम्हारा तो ऐसे भी नहीं होगा, 75 नंबर आ रहा है तो। ठीक है, और वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि तुम पहले जंग हार चुके हो अपने मन से, अपने अपने एक तरीके से इच्छा शक्ति से। अगर तुमने यहाँ पर छोटी सी बात को समझा होता कि यार मेरा शुरुआत 75 है, दैट्स गुड, यानी मैं इतना लेकर आ चुका हूँ। किसी भी चीज को देखने के दो मायने होते हैं। अगर एक ग्लास में आधा पानी है और आधा खाली है तो दो तरह के लोग होंगे। जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन होगा ना, वो बोलेगा उस ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है, और जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला पर्सन होगा वो बोलेगा ये ग्लास आधा खाली है। तो देखने का नजरिया होता है। मैंने कहा देखो तुम अपने नजर से ये देख रहे हो कि मेरे सिर्फ 75 आ रहे हैं, मेरे नजरिए से तुम देखोगे ना तो तुम्हारे 75 आ चुके हैं, यानी तुम्हें सिर्फ 125 नंबर के लिए और मेहनत करनी है, क्योंकि 200 नंबर का पेपर है, इतना ला चुके हो तो इतना ही तो लाना है। यानी अब इतने के लिए तुम्हें पढ़ना, अब तुम्हें 200 के लिए नहीं पढ़ना, इतने तो तुम्हारे आ ही रहे, तुमको इतने के लिए पढ़ना है और उतने के लिए पढ़ना है। तो जो जो तुम्हारी कमियां उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। तो बोला हाँ सर अब बात समझ में आ गई, आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है भाई, हर किसी का स्टार्ट इतने ही से होता है। यहाँ पर शाहरुख खान हो गया, कोई भी हो गया, देखो इन सब ने सीरियल से शुरुआत की थी। आज इंडिया में कितने बड़े बड़े स्टार हैं। ये अगर सीधा बोलते नहीं हमको तो मूवी है तो हम मूवी साइन करेंगे तो बनेंगे, ऐसे नहीं होता ना। उसी तरीके से जैसे मानिए आप कभी भी तो मॉक स्टार्ट करेंगे, आज नहीं आज से 2 महीने बाद ही सही, लेकिन तब भी क्या होगा, ज्यादा ज्यादा 75 से आपके 90 नंबर आएंगे, 100 नंबर आएंगे, कितना ज्यादा आप लेकर आ गए। लेकिन अगर आप अभी से मॉक देना शुरू करेंगे डेली का एक, तो आपको कांस्टेंट गाइडेंस मिलता रहेगा। मैं मानता हूं परेशानियां बहुत होंगी, हो सकता है आपका स्कोर कम आएगा, आप डिमोटिवेट होते रहेंगे, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन ये एक पुशअप देते रहेगा। ऐसे हालात में आप डेली मॉक ना दें, ऐसे वाले स्टूडेंट ऑल्टरनेट वे में मॉक दें। आज दे दिया, फिर कल छोड़कर फिर परसों दे दिया, लेकिन वो देते रहेंगे आप। ये मतलब एक ऐसी गाड़ी है जिसका स्टीयरिंग आपके हाथ में है और ये दिशा बताते रहेगा कि आपको जाना किधर है। लेकिन अगर आप नहीं देंगे तो मुश्किल बहुत हो जाएगी। ठीक, उसके बाद बाकी प्रो वाले स्टूडेंट हैं, आपको तो भाई साहब यूं समझ लो ना कि जैसे कहते हैं ना कि जल के बिना जीवन अधूरा है, हवा के बिना जिंदगी अधूरी है, वैसे आपका दिन मॉक के बिना अधूरा है। आपको मॉक देना है, किसी भी हाल में देना है। ठीक है, ये समझ लीजिए इस बात को, नहीं तो फिर आपका जो है ना बहुत पीछे आप रह जाएंगे। अब उसमें जो आता है ना, यहाँ पर सवाल आता है कि सर मॉक टेस्ट देंगे तो किसका देंगे सर, ये बता दीजिए पहले। तो दो तरीके से आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सबसे पहले आप हमेशा याद रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस किस कंपनी के मॉक होंगे, कहाँ से होंगे, क्या होगा। तो देखो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जहां जहां पर मॉक है ना उन सबको दो। इस मॉक में आपका क्या इंक्लूड हो सकता है, सेक्शनल मॉक। सेक्शनल मॉक कैसे सर, यहाँ पर
तो देखो सेक्शनल मॉक में जैसे अगर हम बात करें तो 2018 से लेकर 2018 से लेकर आपके 2020 तक में, ठीक है, 20 तक में या 22 जैसे आप यह देख रहे हो, यहाँ तक में जितने भी पेपर हुए ना, चाहे वो आपका CHSL का हुआ है, चाहे वो आपका CGL का हुआ है, या फिर आपका CPO का हुआ है, इन सब के प्री लगाने हैं। सिर्फ मैथ की बात नहीं कह रहा हूँ, मैथ प्लस इंग्लिश दोनों की, कि इनका प्री का पेपर सॉल्व करना है आपको। उसके अलावा यहाँ पर आपको 18 मेंस का, आपको 19 मेंस का, ठीक है, ये दोनों के दोनों मेंस का जो है ना यहाँ, और 20 मेंस का, आपको तीनों मेंस का जो है आपको मेंस का पेपर कम से कम, मैं आपको बताऊं यहाँ पर, कम से कम मेंस के पेपर को 5 बार करना है। अगर कोई चीज आप भूल भी जाते हैं ना, मैं बता रहा हूँ, मानो आपकी इच्छा नहीं हुई, समय इतना नहीं हुआ कि आप ये नहीं कर पाए, तो आपको ये जरूर करना है। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन दिखाए, मैंने आपको दिखाया कि देखो ये पूरा का पूरा मेरे शीट से सारा सवाल आया हुआ है। मैंने क्यों दिखाया? क्योंकि मैं पैटर्न को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, पैटर्न क्या है, एक एक क्वेश्चन से एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 18 का, 19 का, 20 का एक एक मेंस का क्वेश्चन रट देना है आपको, दिमाग में फिट होना चाहिए, डेटा के साथ फिट होना चाहिए, उसके अप्रोच फिक्स होने चाहिए। जितना शॉर्ट में अप्रोच कर सकते हो ना, उतना शॉर्ट में अप्रोच करना, लेकिन कम से कम 18 का पेपर 5 बार, 19 का पेपर 5 बार, 20 का पेपर 5 बार लिखवा लेना मेरे से, ठीक है। इतना काम आपको मॉक में करना है, ठीक। तो यहाँ पर क्लियर हुआ आपको मॉक टेस्ट। दूसरी बात, उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी आपको करनी है। जितना ज्यादा एनालाइज करोगे फायदा उतना ज्यादा होगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब चूंकि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो जाहिर सी बात है कि मॉक में कम नंबर आ रहे होंगे, कम नंबर आ रहे होंगे तो कुछ टॉपिक्स को आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो उसमें भी दो तरह के स्टूडेंट होंगे वापस यहाँ पर, एक हो जाएगा आपका बिगनर वाला स्टूडेंट हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका प्रो वाला स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक। बिगनर वाले जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत सारे टॉपिक्स में दिक्कत आएगी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, फलाना, हो सकता है पूरे के पूरे मैथ में ही दिक्कत आ जाए कि नहीं सर एक बार हमको पूरा मेंस लेवल का मैथ पढ़ना है। और जो प्रो वाले स्टूडेंट हो गए उनको कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ सकती है, सर मेरा अलजेब्रा अच्छा है बट मेरी जो ज्योमेट्री है वो मेरी वीक है, या मेरा अलजेब्रा अच्छा है ट्रिगो वीक है, इस तरीके से करके यहाँ पर कि पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आएगी। अब इन दोनों को क्या करना है? अब इन दोनों को देखो, मॉक टेस्ट तो दोगे तो मॉक टेस्ट तो सिर्फ प्रैक्टिस करवाएगा, सिखाएगा कुछ नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं बता सकता, इस बात को ध्यान रखना। अब ऐसे हालात में आपको क्या करना है कि अगर आपके पास ऑप्शंस हो तो आप कोई बुक से, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी बुक से पढ़ लीजिए, अगर आपने किसी टीचर का बैच ले रखा है तो आप उन टीचर से पढ़ लीजिए जिनसे भी आपको अच्छा लगता है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि नहीं मेरे से ही आकर पढ़ो, मैं ही बेस्ट पढ़ा सकता हूँ, कभी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जिनका समझ में आए आप उनसे पढ़िए, आपको जो किताब अच्छी लगती है आप वो किताब लगाइए, क्योंकि मॉक में तो स्पीड बढ़ेगी, मॉक में नंबर बढ़ेंगे, मॉक में सब कुछ होगा। लेकिन अगर मानो कि मुझे बार बार मेरे को दिख रहा है कि मॉक में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बार बार गलत कर रहा हूं, मैं कहां से सीखूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? तो वो मैं किसी की वीडियो को देखकर सीख सकता हूं, या वो मैं किसी किताब से सीख सकता हूं, ठीक है। जैसे मेरा मेंसुरेशन बार बार गलत हो रहा है तो मुझे मेंसुरेशन पढ़ने की आवश्यकता है, मेंसुरेशन पढ़ने की आवश्यकता है तो वो मुझे करना है। इसके लिए आप किसी का मेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारा मेंस का बैच आज से आ रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या आप किसी किताब को लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बैच के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो आपको कितना ज्यादा नंबर मॉक में बढ़ाएंगे, एक एक बात मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। परेशान मत होना, अगर मैं स्ट्रैटेजी अभी डिस्कस कर रहा हूं तो स्ट्रैटेजी ही करूंगा, प्रमोशन नहीं करूंगा, ठीक है। अभी सिंह कहते हैं सर सच में आप बहुत जेन्युइन टीचर हो, एकदम रियल बात कर रहे हो, सबके बारे में सोचते हो, सैल्यूट यू सर। धन्यवाद अभी सिंह। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे रिवाइज क्लास नोट्स लिखा है तो इस बात को दिल पे ना ले कि सर ने अपने नोट्स के बारे में लिखा है। क्लास नोट्स किसी के भी हो सकते हैं, आपने भी कहीं से क्लासेस ली होंगी तो आपने उसके नोट्स बनाए होंगे, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे मानिए मेरे जितने भी स्टूडेंट जो क्लासेस दे रहे हैं वो उससे नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, जो मुझसे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उसके नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। रिवीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि मानिए कि जब आप सवाल को लगाएंगे, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आए, कोई पर्टिकुलर टॉपिक आए, तो बिना रिवाइज के आप उसको दोगे कैसे? आपको फिक्स तो याद रहेगा ना। अब मैं ही अगर 10 दिन तक मैथ पढ़ाना छोड़ दूं, जाहिर सी बात है मेरे पढ़ाने में कमी आ जाएगी, क्वालिटी में कमी आ जाएगी। डेली मैं पढ़ाते रहूंगा तो एक फ्लुएंसी बना रहेगा, बात करने की शैली जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, पढ़ाने की कला डिफरेंट हो जाएगी। उसी तरीके से डेली अगर आप यहाँ रिवाइज करते रहेंगे ना तो आपके लेवल में निखार होगा। लेकिन जिस दिन आपने रिवीजन छोड़ दिया मुश्किल आ जाएगी। तो आपके अपने नोट्स को, अपने चैप्टर्स को रिवाइज करना है। इसीलिए मैंने क्या कहा, 50 अरिथमेटिक का क्वेश्चन, 50 एडवांस का क्वेश्चन, इस तरीके से करके आपको रिवाइज कर लेना है। सारी शीट्स जो मैं आपको बैच में दूंगा आपके, या जिन्होंने जहां से भी बैच ले रखा है वो उसको रिवाइज करिए और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए। प्रैक्टिस आपको दो चीजों से करनी है, एक तो आपको हो गया शीट्स
ठीक है, जो मैं आपको शीट्स दूंगा अपने बैच में वो हो गया, और जो मैं आपको क्लास नोट दूंगा वो हो गया मेंस के लिए। इससे बाहर मेरे स्टूडेंट्स को करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है मैं आपको ये भी बता दूंगा आगे चल के, क्योंकि मैं आपको बहुत रिलेवेंट नहीं पढ़ाने वाला हूँ इस बार के मेंस में। मेरा बहुत दायरा सीमित रहेगा आपके मेंस को लेकर, कि मैं जितना कराऊंगा, मैंने देख लिया कि जब मेरे 100 के 100 सवाल मेरी शीट से आ सकते हैं, तो अब मुझे अपने दायरे को और सीमित करने की ज़रूरत है, और एकदम कम समय में सबसे रिलेवेंट आपको मैं पढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि आप ज़्यादा ना पढ़ें, क्योंकि आपको मॉक भी देना है, आपको एनालिसिस भी करनी है। मुश्किल से आपके पास डेली मैथ को पढ़ने के लिए 2 से 3 घंटे बचेंगे। उस 2 से 3 घंटे में हम आपको एक क्वालिटी कंटेंट दे देंगे, जिससे आपको पूरी की पूरी शीट मिल जाएगी, रेलिवेंट शीट होगी, और क्लास नोट्स होंगे जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो आपको मॉक देना है, कम से कम संख्या भी लोग पूछते हैं सर कितने मॉक दें, मैथ्स में कम से कम 100 से ऊपर प्रीवियस ईयर मॉक देने हैं आपको मेंस के, इस बात का ध्यान रखिए। अब बोलोगे सर कि कायदे से देखो तो सर दिन ही जो है हमारे 3 महीने बचे होंगे, मुश्किल से 100 कैसे लगा देंगे? भाई किसी दिन 2 मॉक भी लगा लो, ठीक है। मैं था और एक बच्चा था अरविंद करके, मैं हमेशा अरविंद का एग्जांपल लेता हूँ। अरविंद से मैंने अपने लाइफ में इतना कुछ सीखा है जितना मैं किसी से नहीं सीख सकता, स्पेशली तैयारी के मामले में। हम दोनों जब लाइब्रेरी में बैठा करते थे ना, तो हमारा कंपटीशन एक ही तरीके से होता था कि कौन कितने ज़्यादा मॉक लगा सकता है और किसके नंबर कितने ज़्यादा आएंगे। मेरी जो है ना, एक तरीके से सिटिंग कैपेसिटी उतनी नहीं थी, मैं 2 घंटे 3 घंटे से ज़्यादा बैठता ही नहीं था। लेकिन इस लड़के के वजह से, अरविंद के वजह से मेरी सिटिंग कैपेसिटी ऐसी बनी, वो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो कम से कम 5 मॉक देता था मेंस के, और डेली बेसिस पे। उसका मॉक कोई 1.5 घंटे में खत्म हो गया, कोई 1 घंटे 40 मिनट में खत्म हो गया। तो उसको देख देख कर मुझे भी आदत लग गई कि नहीं यार, अगर ये कर सकता है ना, ये 5 मॉक दे सकता है, तो मैं 4 तो जरूर दे सकता हूँ। तो कई ऐसे भी दिन आए जहां पर मैंने एक एक दिन में 4-4 मॉक दी। इससे जो मेरी रफ्तार बनी थी ना, वो बुलेट ट्रेन से भी तेज की रफ्तार बनी थी। जो मेरे कंसेप्ट, जो मेरे अप्रोच डेली के डेली, मतलब एक तरीके से मैं ऐसे चाकू चला रहा था और हजारों गर्दन पे चला चुका था, तो मेरे चाकू की सोचो धार कितनी तेज हो गई होगी, ठीक है। इस तरीके से करके तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा जो बच्चे पूछ रहे हैं बुक्स, तो देखो मैं बोलूंगा ना, अभी राइट टाइम बुक्स के लिए नहीं है, ठीक है। कि आप सर कोई नीली किताब बता दो, हरी पीली, कोई किताब अभी नहीं लगा सकते। 3 महीने बचे हैं, आपको मॉक भी देना है, आपको पढ़ना भी है जो आपके वीक टॉपिक्स हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो मैं बोलूंगा कि बुक्स के मैटर पे आप कोई भी प्रीवियस ईयर ऐसी बुक उठा लो, मतलब पूरी किताब नहीं पढ़नी, जिसमें 18 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन हो। जैसे मैंने कहा नहीं आपको कि आपको सीजीएल का मेंस का पेपर 18 का, 19 का, 20 का देना है, तो वो कोई ऐसी बुक पकड़ लेना जिसमें दी गई होगी 18 का भी मेंस दिया हो, 19 का भी दिया हो, 20 का भी दिया हो, और उसको 5 बार प्रैक्टिस करना। उसी तरीके से इस बार का जिसमें सीजीएल का पेपर पूरा का पूरा दिया हो, वो पूरा प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपको नहीं मिलेगा ना, तो आप मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, मैथ्स बाय आदित्य रंजन, ठीक है। पूरी की पूरी पीडीएफ मैंने डाल दी है। 2020 में सीजीएल के जितने सेट हुए, 2021 में सीजीएल के जितने सेट हुए, 2020 में जितने मेंस हुए, 18 में मेंस हुए, 19 मेंस हुए, सारे पेपर मैंने आपको पूरा का पूरा डाल दिया है। तो आप वहां से भी डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में, फोन में फोल्डर बनाकर जो है वो एक तरीके से रखकर उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट लिमिटेड चीजें रखेंगे, फिर फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए सर, सपोज दैट मेंस का मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पे 30 है और मैंने सब लगा दिया, तो आगे और कहाँ से लगाना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि किसी एक कंपनी के पास सिर्फ 30 ही मॉक टेस्ट होंगे, और भी मॉक टेस्ट होते हैं। एक कंपनी से आप दूसरे कंपनी पे स्विच कर जाओ, तीसरे पे कर जाओ, ठीक है। जैसे हमारे टाइम पर हमने क्या किया था हमने मार्केट में किसी कंपनी को छोड़ा ही नहीं था, हमने सबके मॉक टेस्ट लगा डाले थे, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं था, हमें तो आता ही था सब कुछ, बस हमें प्रैक्टिस करनी थी। बट एक स्टूडेंट जिसको दोनों चीज़ों पर ध्यान देना होता है ना, वो बैलेंस करके चलना पड़ेगा उसको। अब यहाँ पर बोलोगे सर ठीक है, सारी बातें हमें समझ में आ गया, फिर मेंस के बैच के बारे में बताओ, और मेंस का बैच क्यों ज़रूरी है, मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। क्या होगा कि जैसे मानिए मैंने आपसे कहा ना, 2 तरह के स्टूडेंट है, एक बिगनर है और एक प्रो स्टूडेंट है। ये जो बिगनर स्टूडेंट होंगे ना, यहाँ पर ये इतने भी बिगनर नहीं है, ठीक है। अगर बहुत बिगनर होते तो ये मेंस क्वालिफाई करके नहीं आते, मतलब इनको चीजें आती हैं, अच्छी खासी आती हैं, हाँ, लेकिन इनको थोड़ा ब्रश करने की और जरूरत है। अगर ये यहाँ पर 110 तक पर हैं, अगर ये 110 तक या 100 तक भी स्कोर कर रहे हैं, तो मुझे इनको कहाँ तक लेके जाना है, 190 तक लेके जाना है। मैं 200 में 200 की बात नहीं बोलूंगा, 200 में 200 बच्चे की मेहनत की वजह से आता है, टीचर की वजह से नहीं आता है। और दूसरे जो प्रो वाले स्टूडेंट होंगे, इनका स्कोर 140 के करीब में रह रहा होगा, इनको भी जो है मानो मैं बोलूं तो 190-95 तक इनको भी जाना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, जब आप मॉक टेस्ट देंगे आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा आपका कोऑर्डिनेट खत्म है, आपका स्पॉटिंग एरर खत्म है। एक तरीके से मैं बताऊं आपका, तो
कैलकुलेशन खत्म है, परसेंटेज का पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन बार बार आपसे गलत हो रहा है, आप यूट्यूब छान लिए आपको मिला नहीं, आप पूरा का पूरा वीडियो देख लिए मिला नहीं, किताबें खोज के हार गए मिला नहीं, मिल भी रहा है तो लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है जिससे आपको पता है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा होगा कि मॉक भी दे रहे हैं तो इरेलीवेंट मॉक दे रहे हैं और उस पर जो है कॉन्स्टेंटली दिए जा रहे हैं, स्कोर भी अच्छा आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखो एक तरीके से मार्केट में मिक्सिंग हर जगह पे है, मॉक भी पूरा का पूरा आपको कहीं भी सही नहीं मिलेगा, उसमें भी मिक्सिंग होगी, मिलावट होगी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है थोड़ा बहुत आपको बच के संभल के चलना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका मैं मेंस का बैच लेकर आ रहा हूँ, उस मेंस के बैच में क्या होगा, मेंस के बैच में मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ाऊंगा, A to Z सारे के सारे टॉपिक होंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पूरा मैथ होगा। ठीक है, और बेसिक लेवल का नहीं होगा, सारे का सारा मेंस लेवल का होगा आपका। डेली मैं आपको 1.5 घंटे की क्लासेस लूंगा, 2.5 से 3 महीने के अंदर पूरा आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसमें जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, तो सारे के सारे टॉप नॉच क्वेश्चंस होंगे, क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे, इरेलीवेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं होगा, जितने होंगे रेलिवेंट क्वेश्चंस होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे बैच में आपको कैट का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कैट के क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं है, एक आधा क्वेश्चन आ जाए वो अलग बात है। हाँ, लेकिन मेरे पेपर में जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा 100% रेलिवेंट कंटेंट, जिस पे आप आज नहीं जीवन के कई साल के बाद भी जो है कभी भी सवाल नहीं उठा सकते कि सर आपने जो पढ़ाया उससे पेपर में नहीं आया। क्योंकि मेरे बच्चों का पिछली बार के मेंस में फ़ायदा हुआ है, 2020 में फ़ायदा हुआ है, पूरे के पूरे 100 सवाल मेरे शीट से सीधा सीधा छप कर आए हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। इस वजह से मेरा मोटिवेशन और दोगुना हो गया है और अब मैं वापस में और रेलिवेंट कंटेंट आपको देने वाला हूँ। तो ये क्या करेगा, कॉन्स्टेंटली गाइड करेगा। जो बिगनर स्टूडेंट हो गए उनको 1x के स्पीड पे या 2x के स्पीड पे पूरे के पूरे बैच को देख लेना है, और जो यहाँ प्रो स्टूडेंट हो गए जिनको कुछ चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से आते हैं लेकिन कुछ में बिल्कुल भी लुटिया गुल है, वो इन टॉपिक्स को यहाँ से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो बैच में मैं आपको कराऊंगा, और बैच में आपको क्या क्या कराऊंगा वो भी बता दे रहा हूँ आपको, और बैच किस तरीके से फायदा होगा वो भी समझो। ये जो बैच होगा ना, इसमें मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं कि मैं यहाँ लिखवाने को लिख दूं 10,000 प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन, 5,000 प्लस, भाई बहुत कंसाइज रखना है। ठीक है, 3,000 प्लस लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे, और ये लेटेस्ट वर्ड मैं मीन कर रहा हूँ इस चीज के लिए क्योंकि आपने मेरा देखा भी है यूट्यूब पर डेली का सेशन, जिस दिन आंसर किया आया दोपहर में, शाम के 5 बजे आंसर किया है, और रात को कल के दिन मैंने 8 बजे जो है आपका क्लास करवा दिया। परसों आंसर किया है और परसों ही क्लास लग गई। यानी मैं सबसे ज्यादा अगर बिलीव करता हूं तो वो लेटेस्ट तरीकों पर बिलीव करता हूं, लेटेस्ट क्वेश्चन और उसके लेटेस्ट अप्रोच पर। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा रेलिवेंट शीट आपको मिलेगी। शीट भी अगर आप देखेंगे तो आपको शीट कैसी मिलेगी, आप हमारे अगर एप्लीकेशन से रूबरू नहीं है तो हम आपको वो भी बता देते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो है ये भी एक क्लियर हो जाए कि हाँ सर शीट आप कैसी देने वाले हैं। देखो यहाँ पे जैसे मानिए ये हमारा एप्लीकेशन हो गया, आप इसको लैपटॉप से भी देख सकते हैं, live.vikramjit ऐसे करके। जब यहाँ पर जाओगे ना, और जब यहाँ सीजल मेंस में जैसे मानो आप गए, आपका यहाँ स्टडी मटेरियल आया, यही स्टडी मटेरियल आपको लगाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं लगाना। जैसे मानो ये प्रैक्टिस शीट हो गई, ये प्रैक्टिस शीट में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे और सारे के सारे शानदार क्वेश्चंस होंगे। इनको आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, जितनी बार रिवाइज कर सकते हो। लेकिन वापस से बोलूंगा, रिवाइज करते वक्त तरीके आपके नहीं होंगे, तरीके मेरे होंगे, मेरे तरीके से आपको रिवाइज करना है। क्योंकि अगर आप अपने ही तरीके से दोबारा रिवाइज कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन की गारंटी हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे सोचते हैं अरे काम करते हैं, इनका शीट ले लेते हैं, लगा लेंगे खुद से। अरे खुद से लगा लोगे तो नया क्या सीखा तुम, ये तो बताओ, सवाल ही तो लगा पाए जो कि लगाते ही आ रहे हो। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। मैं चाहता हूं कि इस सवाल को आप 5 मिनट में करना सीख रहे हैं, हम आपको 1 मिनट में करना सिखाएं, और प्रैक्टिस ही करनी है, बार बार करनी है, तो मेरे तरीकों पर आप करें ताकि आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। तो ऐसे ही सारे के सारे देख रहे हो एग्जाम वाइज सारे के सारे क्वेश्चन है, ये मेरे पिछले मेंस का बैच का पीडीएफ है पूरा। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने आपको दिया हुआ है परसेंटेज का, और पूरे के पूरे क्वेश्चन, जैसे मैं कह नहीं रहा था कि सारे के सारे 100 सवाल यहीं से आए हैं, तो पूरे क्वेश्चन यहीं से आए हैं आपके। ठीक है, इन्हीं को बार बार मल्टीपल टाइम आपके लिए नई शीट बनेगी जो आपके स्टडी मटेरियल में है, आप उसको प्रिंट नहीं करवाएंगे, वो पुरानी शीट है। आपको चैप्टर वाइज जैसे जैसे मैं एक एक चैप्टर कराते चलूंगा वैसे वैसे आपको एक एक शीट में अपलोड करते चलूंगा, और फिर उसके बाद आपको यहाँ क्लास नोट्स बन जाएगा। तो नोट्स कोई भी बच्चा नहीं बनाएगा, पता चले बैठकर लाल पीला नीला कलम से जो है नोट्स लिख रहे हो। मैं खुद ही जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा आपको ऐसे नोट्स दे दूंगा। ठीक है, नोट्स क्यों दे देंगे, ताकि फायदा हो। जैसे मानो कोई क्वेश्चन है,
ठीक है, समय आपका बच सके, क्योंकि मुझे आपके समय की सबसे ज़्यादा चिंता है। कोई क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन यहाँ पर ऑलरेडी बगल में है, तो मैं सारे डिजिटल नोट्स आपको दे दूंगा। इससे क्या होगा, आपका समय काफ़ी ज़्यादा बचेगा और बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई सवाल फंसे, तुरंत याद आ गया शीट में 40 नंबर है, उसका नोट्स डाउनलोड कर लिया और 40 नंबर का सॉल्यूशन देख लिया कि हाँ मेरा वाला अप्रोच क्या था। उससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपका समय काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। ठीक है, बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये समझ में आ गया बात आपको। तीसरा पॉइंट जो हम आपको बता रहे थे बैच के बारे में, वो भी बता देते हैं। फ्री क्लास नोट्स आपको ये मैं पूरा का पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि समय बचे, और मेरे स्मार्ट अप्रोच आपको सीखने ही सीखने हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैंने काफ़ी टाइम पर काम किया। अगर आप देखेंगे ना तो मेरे तरीके बहुत पुराने नहीं हैं, क्योंकि मैंने हाल फिलहाल का पेपर क्रैक किया हुआ है और हाल फिलहाल पेपर में मैंने अच्छे स्कोर्स किए हैं। मैथ में 227 है 200 में, ठीक है। तो ये 227 ऐसे नहीं आए, एक प्रॉपर सही अप्रोच था, ठीक है। उस प्रेशर में मैंने सभी क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व किया, एक अच्छे नंबर आए, ठीक है। तो यही अप्रोच मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर भी डेवलप हो। जैसे मैं आज एक सही मुकाम पर पहुंच चुका हूँ अपने लाइफ में, आगे का मुझे पता नहीं, वैसे मैं चाहता हूँ कि आप भी एक सही मुकाम पर पहुंच सके, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पर सही मुकाम पर पहुंचने के लिए सारे स्मार्ट अप्रोच सीखने जरूरी पड़ेंगे। स्मार्ट अप्रोच नहीं आएंगे तो अटेम्प्ट आपके कम होंगे। जहां पर आप 90 अटेम्प्ट कर सकते थे वहां पर आप 80 करके लेके आएंगे, वहां 70 लेकर आएंगे। इसीलिए मेरे तरीकों को सीखना जरूरी है। आप क्लास लाइव मत लीजिए, आप क्लास को बाद में भी देख सकते हैं। आप 1x की स्पीड पे देख लीजिए, 2x पे देख लीजिए, 1.5 पे देख लीजिए, लेकिन फिर भी एक बार मेरे सभी तरीकों को आपको देखना जरूर है, ठीक। उसके बाद बात करेंगे कैलकुलेशन की सीरीज। तो स्पेशल सीरीज मैं नहीं लेकर आऊंगा, क्योंकि अगर स्पेशल सीरीज लाने का मतलब आपको पागल बनाना है। अब 2 महीने में हम आपको वीडियो, देखो कैलकुलेशन का वीडियो सिखाएंगे, आपको कैलकुलेशन करवाएंगे। छोटे छोटे सवालों में जहां जहां पर आपके कैलकुलेशन इस्तेमाल होंगे, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव है, एवरेज सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव है, इनको सही मायने में तोड़ना कैसे है, ठीक। जैसे मानो अभी आप अगर देखे होंगे तो एवरेज के ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं। 16 लोगों का औसत जो है वो 26.7 है, 15 लोगों का औसत जो है वो 13.4 है, ठीक है। 11 लोगों का औसत 26 या 61.57 है। बताओ सबका औसत कितना होगा। अब गुना करते करते जीवन खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल खतरनाक वाले आएंगे ना, मतलब बुद्धि फिर जाएगी, करे तो कैसे करे। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेविएशन कैसे लगाना होता है। एक फिक्स वैल्यू माननी होती है, उस आधार पर यहाँ पर कैसे आप डेविएशन करके बिना कैलकुलेशन के अवॉइड कर सकते हैं। कैलकुलेशन की वीडियो इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि जब हम आपको स्मार्ट अप्रोच ही बता देंगे उसमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन करता कौन है, देखो दूसरी बात यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट के अधिकतर जितने फेमस क्वेश्चन हो गए, आपसे क्या पूछेगा पता है, आपसे ऐसा पूछ लेगा कि देखो प्रिंसिपल जो है, मानो यहाँ पर तुम्हारा 10 साल है, देखो रेट जो है वो तुम्हारा कितना है, तो ऐसे बोल देगा 7% का रेट है, या मानो रेट जो है वो 4% का रेट है। और जो सवाल पूछेगा ना मेरे भाई, वो देखना ऐसे पूछ देगा आपको, 5वें साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में और तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अंतर है वो क्या होगा। मैं 5 ईयर का नहीं बोल रहा हूँ, 5th ईयर का बोल रहा हूँ, कि 5वें साल में जितना आपको ब्याज मिला है और तीसरे साल में जितना आपको ब्याज मिला है, इन दोनों का अंतर क्या होगा। सवाल कितना छोटा है बताओ, यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया, रेट दे दिया, पूछ लिया ना। अब ये सवाल अगर बेसिक से करने गए, जीवन खराब हो जाएगा। सिलेक्शन तो छोड़ो, शायद कट ऑफ भी क्लियर कर पाए, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब इनमें कैलकुलेशन भी बहुत टफ नहीं है, देखो रेट 4% ही है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन उसके लिए टफ हो जाएगा जो बेसिक से बनाएगा, 104 का स्क्वायर फलाना 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 करते जाएगा। अब ये सभी तरीके हम आपको बैच में बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक। बड़े बड़े क्वेश्चंस हो गए, इनको सेकंडों में कैसे सॉल्व करने हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है बैच में, और वो लिखा है मैंने स्मार्ट अप्रोच, कि स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए पेपर को देखकर सॉल्व करने का। अलजेब्रा के सवालों को लंबे तरीके से नहीं लेके जाना, शॉर्ट वे में लेके जाना है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको बैच में मिलने वाली है। इसके अलावा हम वीडियोस की भी बात कर लें। डेली 1 घंटे की क्लास चलेगी, 1.5 घंटे की, 1 बजे से 2:30 बजे तक। चैप्टर वाइज सारे के सारे शीट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग मुझे बता देना कि सर कैसे सिलेबस करवाएं। मैं ऐसे भी करवा सकता हूँ कि पहले अरिथमेटिक हो गया फिर एडवांस हो गया, या फिर आपके 2 टॉपिक अरिथमेटिक के फिर 1 टॉपिक एडवांस के, फिर 2 टॉपिक अरिथमेटिक के फिर 1 टॉपिक एडवांस के। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। क्लासेस आपकी कल से शुरू हो जाएंगी, 5 मई से, 4 मई नहीं, 5 मई से कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और क्लासेस के ऊपर कोई बाउंड नहीं है। रही बात वीडियोस को डाउनलोड करने की, तो बड़े तसल्ली से वेट कर लीजिए, 10 दिन के अंदर आपके एप्लीकेशन पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। हम एक नए एप्लीकेशन पर मूव ऑन करेंगे और उसमें आपको वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा।
तो वो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। और बाकी आपको बैच में और क्या क्या मिलेगा, तो सर लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ वीडियो मिलेगी, ताकि अगर अगली बार भी अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपका काम में आ सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ आपसे एक बार बैच ले लिया, वैलिडिटी सिर्फ इतनी दी कि अगली बार के मेंस में ये काम ही ना आए, ऐसा नहीं होगा। वैलिडिटी ऐसी रहेगी कि आप अगली बार भी अगर मेंस दे रहे हैं तो वो भी काम में आएगा, उसके अगली बार भी दे रहे हैं तो काम में आएगा। मतलब ये समझ लीजिए लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है आपका। ऐसा नहीं कि हाँ आईपीएल वाला हॉटस्टार है कि बार बार रिचार्ज कराओ, बार बार देखो, बार बार रिचार्ज कराओ, बार बार देखो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मिक्स जो रहेगा वो बेस्ट रहेगा कि 2 टॉपिक मैंने आपको अरिथमेटिक का करवा दिया, फिर एक टॉपिक एडवांस, ऐसे करके हम चलेंगे, ठीक है। और आपको सारे रेलिवेंट पीडीएफ वीडियोस इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे। जो शीट्स होंगे उसके बारे में मैंने बता ही दिया, टाइप वाइज होंगे, लेवल वाइज होंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे। तरीका क्या है एनरोल करने का, तो ये 4 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 आपको हो गया, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें। जिनके पास लैपटॉप है वो live.vikramjit.in इस वेबसाइट से जाएं, ठीक है। यहाँ पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। करने के बाद वहाँ पर आपको अपना मेल आईडी और पासवर्ड डालना है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर सीजीएल मेंस का बैच आपको दिखेगा। सीजीएल मेंस का बैच देखने के बाद वहाँ 4 मई पे जाके बाय नाउ क्लिक कर देना है। कोई कूपन कोड नहीं है, किसी भी तरह का कोई कूपन कोड नहीं है, ठीक है। तो ये ना सोचे कि नहीं कोई कूपन कोड है, पता चल जाएगा तो लगा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी तरह की इंक्वायरी हो तो ये दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे 8506003399, ठीक। अब इसके अलावा मैं आपको लास्ट में 5 टिप्स भी बता देता हूं जो मैंने आपके लिए बचा के रखी थी, ठीक। मेरे तरफ से आपको क्या करना है, ये मेरे तरफ से जो 5 टिप्स होगा ना, ठीक है, ये 5 टिप्स जो हैं आपके अपने आदित्य भैया की तरफ से रहेगा जो है, ठीक है। और क्या रहेगा, सबसे पहले जो भी एस्पिरेंट है, चाहे वो बैच ले रहा है नहीं ले रहा है, क्या कर रहा है, बस मेंस की तैयारी कर रहा है ना, उनके लिए 5 टिप्स ये रहेगा कि आपको अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखना है, बहुत उल्टा सीधा नहीं जाएंगे, ठीक है। कसम खा लेंगे आज ही कि यार देखिए 100 किताबें हैं, सबको साइड करते हैं, सर ने बताई है मेंस के पेपर को 5 बार करेंगे, प्री के पेपर्स को लगाएंगे, शीट्स को बार बार रिवाइज करेंगे, यानी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को काफ़ी लिमिट में रखेंगे। 3 महीने हैं, 3 महीने में बहुत कुछ पढ़ना उचित नहीं है। उनकी भी वीडियो देख ली, उनकी भी देख ली, उनकी भी देख ली, ऐसे नहीं कर सकते आप। ट्रस्ट रखना पड़ेगा किसी एक टीचर पर, एक एजुकेटर पर, एक सही प्लेटफॉर्म से आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका ये मेंस का एक सेकंड आप यूटिलाइज कर सकें। इसके अलावा आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, जितनी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसको मल्टीपल रिवीजन देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिए। तीसरा, डेली मॉक देना है। मैथ का तो डेली देना ही देना है, इंग्लिश का ऑल्टरनेट वे में कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी एनालिसिस है। अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन रेलिवेंट है, सही है, तो आप उसके एनालिसिस करिए। बाकी अलग अलग टेलीग्राम्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमारा खुद का भी टेलीग्राम है, मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन। इसमें भी आप बाकी लोगों को क्वेश्चंस भेज सकते हैं। अलग अलग आप ग्रुप बना लीजिए, अलग अलग फेसबुक ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर अच्छे खासे टॉपर्स मौजूद हैं। आप उनसे कंपटीशन लगा सकते हैं, कोई क्वेश्चन आप उनको दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं, वो भी एक एनालिसिस का पार्ट हो जाएगा। जैसे मानिए मेरे से क्वेश्चन नहीं बना, मुझे हमारा सॉल्यूशन भी टेस्ट का पसंद नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया, कहीं पर भेज दिया, और बहुत लिमिटेड रखेंगे, फालतू का समय बर्बाद नहीं करेंगे, पंचायत नहीं करेंगे किसी भी स्टूडेंट से, और ज़्यादा यहाँ पर ज्ञानी भी नहीं बनेंगे कि बैठ के यहाँ पर ज्ञान दिए जा रहे हैं दूसरे को, तुम ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। आपको टॉपर बनना है सबसे पहले, तो दूसरे को ज्ञान फालतू का मत देना, ठीक है। पहले आप पेपर निकालो, जब आप मेरी तरह इस स्टेज पे आ जाओगे ना, फिर तब अच्छा भी लगेगा आपको भी कहना, और तब अच्छा भी लगेगा लोगों को भी आपकी बात सुनना। अभी आप जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के सुनाओगे तो अच्छा क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। पेपर निकाल लो, फिर उसके बाद लोगों को जितना ज्ञान देना होगा देते रहना, ठीक है। फिर तो लोग भी सुनेंगे ना तसल्ली से। जैसे आज मेरी वीडियो 15-15 लाख तक व्यूज लेके गई है, 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, अब 2 मिलियन जाने वाली है। तो जब मैं उस मुकाम पर पहुंच गया, मैंने कहा तो लोगों ने मेरी बात को सुना। मैं सेम चाहता हूं आपकी भी बात सुनी जाएगी, बिल्कुल सुनी जाएगी, बट आप उस मुकाम पर पहले आइए, तो इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चौथा हो जाएगा कैलकुलेशन स्पीड को करना है, ठीक है। वो सुबह सुबह आप क्या करेंगे, रैंडम नंबर्स लेकर आप कैलकुलेशन, ये सारे बैचेस में बताऊंगा आपको कैसे कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, एक एक पॉइंट यहाँ पर। और यहाँ 5वां में कम से कम पिछले 3 साल का तो पेपर खत्म करके ही जाना है मेरे भाई। इतना नहीं करके गए तो घना नुकसान होने वाला है, इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो कम से कम ये 3 साल का पेपर आपको क्या करना है, करके जाना है। चलो, तो मेरी तरफ से इतना कुछ था। अब इसके अलावा आप लोगों का कोई डाउट है तो आप बता दीजिए, अब आपकी बातें हम पूरी सुनेंगे, बता दीजिए यहाँ पे। सर भैया मॉक प्लस कंसेप्ट मैथ्स का एक दिन में कैसे करेंगे? उपासना शर्मा, मैंने क्या कहा, 2 घंटे का मॉक टेस्ट होगा,
1.5 घंटे की क्लास होगी, 3.5 घंटे हो गए, और मैंने मैथ्स को कहा है 6 घंटे देने को, 3.5 घंटे हो गए ना, बाकी के भी अभी आपके पास 2.5 घंटे बचते हैं। ठीक है, आप 2 घंटे मॉक टेस्ट में दीजिए। देखिए यहाँ पर मैं जान रहा था कि सबसे पहला सवाल यहाँ आएगा कि भैया कैसे करेंगे, तो देखो मॉक देने में कितना समय लगेगा, तो मॉक देने में 2 घंटे लगेंगे, उसकी एनालिसिस करने में कितना समय लगेगा आपको, तो मैं मानता हूँ कि आपको 1 घंटा लगेगा, 3 घंटा हो गया। आपकी जो क्लास चलेगी वो कितनी चलेगी, 1.5 घंटे की चलेगी, और जो आपको रिविजन करना है वो मैं मान लेता हूँ 1.5 घंटे करोगे। आपका टोटल 6 घंटे हो गया, और 6 घंटे तो कम से कम मैथ्स में आपको देने ही देने हैं। ठीक है, क्लास किस चीज़ की देखोगे, उसी की देखोगे ना जो आपका कमज़ोर पोर्शन है, वीक पोर्शन है। जिनका बिल्कुल ख़त्म लेवल है फिर वो मॉक मत देना शुरू में, अभी 1 महीने तक मॉक मत दो, बाकी 1 महीने के बाद से स्टार्ट करना। लेकिन जिनका लेवल अच्छा है वो साथ के साथ शुरुआत कर देना। और बोलो। सुमित कह रहे हैं सर बैच चेंज करना है। मेरे भाई बैच चेंज नहीं होता है, आपने जो एक बार बैच ले लिया ले लिया, अगर आपको दूसरा लेना है तो आप दूसरा लीजिए, लेकिन बैच चेंज नहीं हो पाएगा। सर मेरा सीजल में 110 आया है, क्या मुझे लेना चाहिए? मुकेश, अगर आपको लगता है कि आपका लेवल सही है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे बेसिक चीज़ें क्लियर है, बस मुझे बाकी जो है एडवांस तरीके से कवर अप करना है, मुझे एक लेवल ऊपर सीखना है, तो आप मेंस का बैच ज़रूर लेंगे। अन्यथा अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे बेसिक्स पर ही भी अभी काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, आपके पास कोई कोटा भी नहीं है, अगर आप जनरल कोटा से हैं, तो फिर उस हालात में आप क्या करेंगे, मेंस का बैच नहीं लेंगे। फिर उस केस में आप अपने प्री के ही लेवल को आप सुधारेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे चलिए। और बताइए। सीजीएल 2022 के लिए बता दीजिए। अजीब प्राणी अभिमन्यु जी आप बताइए, मेंस की क्लास में सीजीएल का स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं वो भी प्री का। जब सीजीएल का पढ़ाएंगे तो पूछिएगा ना। अंकित, सर मेरे 107 मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेंस की तैयारी करूं? अंकित, मैंने अभी एक आंसर दिया तो सही कि अगर आपको लगता है कि आपका लेवल ठीक है, आपका बेसिक्स बेसिक्स क्लियर है, तो आप मेंस की तैयारी करो। इसीलिए मेंस की तैयारी करो क्योंकि जो स्टूडेंट एक बार मेंस की तैयारी कर लेगा तो उसका ऑटोमेटिक प्री का सुधर ही जाना है, बेहतर हो ही जाना है। ठीक है, लेकिन वैसा स्टूडेंट जिसका थोड़ा बहुत प्री में लेवल क्लियर है, पता चले हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ ही में नहीं आ रहा है, फिर उस केस में आप हम ही को सुनाओगे, अरे सर आप क्या पढ़ा रहे हो, हमारे पल्ले नहीं पढ़ा रहा। आप अपने को नहीं बोलोगे कि सर हमारा बेसिक क्लियर नहीं, बट आप हमें सुना दोगे। तो ऐसा भी मुझे ध्यान रखना है आप लोगों को लेकर। अगर आपका लेवल सही है तो मेंस का बैच लेंगे, जो 107, 105, 110 वाले बॉर्डर पर हैं वैसे स्टूडेंट के लिए। वंदिता राज कहती हैं फीलिंग डिप्रेस। क्यों डिप्रेस कर रहे हैं आप बताइए, डिप्रेस होने की ज़रूरत ही क्या है? इतनी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, हमारे टाइम पर तो हमें कोई गाइड भी इतना नहीं करता था। आपके लिए आपका भाई खड़ा तो है यहाँ पे, कम से कम बता तो रहा है कि करना क्या है। और बताओ, नहीं बताते तो कोई बात होती ना, बोलो। दाऊद, आपको जितने भी डाउट है ना आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, आपको मैं अलग से बता दूंगा। और बोलो। यू बिकम एक्साइज इंस्पेक्टर और आई बिकमिंग सीबीआई ऑफिसर। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बनना है सीबीआई ऑफिसर, कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रेशर में मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत हो जाता है। विश्वजीत, ऐसे हालात में आपको सही कंसेप्ट जानने की ज़रूरत है और बार बार आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, सर रॉ स्कोर 133 है। निर्मल सिंह, फिर बहुत अच्छा चल रहा है आपका, प्रैक्टिस करो अच्छे से। फिर शुभम, एसएससी सीपीओ। सीपीओ के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा भाई, इसमें सीपीओ के लिए क्या बताएं बताइए। सर मुझे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम है, तो वो पर्टिकुलर टॉपिक आप जो है वो मेंस के बैच से कवर अप कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है उन पर्टिकुलर टॉपिक में तो फिर आप मेरे रिकॉर्डेड बैच से कंप्लीट कर लीजिएगा। रिकॉर्डेड बैच में प्री से लेकर मेंस तक का सब पढ़ा रखा है, और इसमें सिर्फ मेंस लेवल का होगा, मेंस से भी थोड़ा सा और ऊपर होगा। ठीक है, और बताओ बच्चे, और कोई डाउट है किसी का? सर एडवांस पोर्शन थोड़ा वीक है। मुकेश जी, अगर एडवांस पोर्शन बहुत ही वीक है तो रिकॉर्डेड बैच से पढ़ लीजिए, और अगर थोड़ा सा वीक है तो मेंस वाले में हम पूरा कवर अप करवा देंगे। ठीक है, मनोज राठी, गुरुकुल आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं, मना किया किसी ने आपको? आपका अपना घर है, आइए बिल्कुल आइए। चलिए,
इन केस ऑफ एनी डाउट आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कैसे करेंगे? किशन कुमार, एक नंबर आप लोग नोट कर लेंगे, 9289079800। ये हमारा नंबर है। व्हाट्सअप पर आप इस पे जो है व्हाट्सअप कर देंगे, आपको जो है सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। सर 190 प्लस लेके आना है। मैं 200 में 200 लाने की बात कर रहा हूँ, आप 190 पे क्यों टिके हैं ये बताइए। आप 200 में 200 ला सकते हैं अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, अगर आपको सही रणनीति मिल जाए, सही कंटेंट मिल जाए तो, और वो हम आपको कल से क्लासेस में प्रोवाइड करवाएंगे। और बोलिए। हाँ, कोर्स कितने दिन में कंप्लीट होगा? सुधीर, मैंने बताया 2.5 से 3 महीने में कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2.5 से 3 महीने, ठीक है। दाऊद, आपका जितना भी है ना बच्चे, आप कॉल पे बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, गुरुकुल का एड्रेस क्या है? गूगल पे टाइप करेंगे रैंकर्स गुरुकुल, मिल जाएगा। झड़ोदा में है, दिल्ली में, ठीक है। चलिए सर, मैं 2024 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ आपके बैच से। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार, बिल्कुल रैंक लेके आएंगे। सर 180 मार्क्स लाना है। क्यों 180 लाना है? 180 क्यों लेके आना है? 200 में 200 क्यों नहीं लेके आना, ये जरा बताना। अगर मैं ये सोचता कि मैं 180 लेके आऊंगा, मेरे 227 आते ही नहीं। भाई टारगेट बड़ा लेके चलो ना। अगर टारगेट ही लेना है तो 200 में 200 का लेके चलो। फिर 180 कौन सा टारगेट होता है, बोलो। क्लास है क्या? ठीक है, चलो। तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है, लिमिटेड है, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, और कल शुरुआत करेंगे। पहली क्लास है, लाइव रहेंगे 1 बजे तक, 1 से 2:30 बजे तक आपकी क्लास चलेगी बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है। चलिए, बिल्कुल 0 लेवल से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मिलेंगे कल की क्लास में, और बढ़िया तरीके से पेपर पेन लेकर एकदम बैठेंगे, धुआंधार सवाल कल लगाएंगे। पहला टॉपिक कल का होगा परसेंटेज। शीट में आपको पहले अपलोड करवा दूंगा, प्रैक्टिस में आपकी पहले करवा दूंगा, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए।